मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर अली एमएलटी एजुकेशन करियर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीमन एनालिसिस। लेकिन उससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सीमन के फॉर्मेशन और पाथवे ऑफ सीमन एजुकुलेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम सीमन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको जो टेस्टिस नज़र आ रही, टेस्टिस परफॉर्म बोथ एक्सोक्राइन and endocrine function. Exocrine function performed by secretion of sperm and endocrine function by secretion of testosterone जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है। ये दोनों फंक्शन इंटरकनेक्टेड होते हैं जिसे हार्मोन LH एंड FSH रेगुलेट करते हैं। टेस्टिस के अंदर न्यूमेरियस सेमनिफेरस कॉइल ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स का इनर स्ट्रक्चर है जो कि दो कंपार्टमेंट्स पर डिपेंड करता है। एक है बेसल कंपार्टमेंट जिसको जर्म सेल लेयर भी कहते हैं और सेकंड कंपार्टमेंट है एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो एपिथेलियल से ल्यूमन तक जाता है, जिसमें सर्टोलाइ सेल जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया ये गेट कीपर सेल कहलाते हैं जो ब्लड से नेसेसरी न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और नेसेसरी सब्सटेंसेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से माइटोटिक डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद मेयोटिक 1 डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवाइड होते हैं और उसके बाद मेयोटिक 2 डिवीजन से वो स्पर्मेटिड से दे डेवलप इनटू स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड के बाद स्पर्म सेल ल्यूमन के अंदर सिक्रीट होते हैं जो कि इमेच्योर और इमोटाइल स्पर्म सेल होते हैं। एपिडर्मिस लॉन्ग कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो टेस्टिस की सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं जो वॉस डेफरेंस तक जाते हैं। एपिडर्मिस वो जगह होती है जहां पर फाइनल स्पर्म मैच्योरेशन एंड स्पर्म की मोर्टेलिटी डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा एपिडर्मिस में ही स्पर्म सेल स्टोर होते हैं अनटिल एजिकुलेशन। एपिडर्मिस कंटिन्यू जाता है वॉस डेफरेंस तक और वॉस डेफरेंस से एजिकुलेटिंग डक्ट तक। इसके दरमियान में 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक है सेमिनल ग्लैंड और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट ग्लैंड होता है। वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है बाय एडिंग देयर सिक्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, एंजाइम, प्रोटीन, जिंक is added to एजिकुलेट्स। सेमिनल वेसिकल में हाई कंसंट्रेशन में फ्रक्टोज मौजूद होता है जो कि मेन सोर्स होती है एनर्जी की। उसके अलावा सेमिनल वेसिकल प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं यूट्रस के अंदर ताकि स्पर्म सेल इजीली यूट्रस के अंदर मूव कर सकें। उसके अलावा सेमिनल वेसिकल कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन रिलीज करते हैं जो कि सीमन को कोगुलेट करते हैं आफ्टर एजिकुलेटिंग। उसके अलावा सेमिनल वेसिकल जो भी प्रोस्टेट ग्लैंड से एसिडिक सिक्रीशंस होती हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है बाय देयर अल्कलाइन सिक्रीशन। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद हम सीमन की कॉम्पोजिशन को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिंपली सीमन इज कंपोज्ड of secretion from testis, epididymis, seminal vesicle and prostate gland। सीमन एनालिसिस या मनी के नमूने की जांच के लिए हमें किस मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिसमें है ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, न्यूबॉर्न चैम्बर, सीमन डाइल्यूएंट, एओसिन स्टेन, नाइग्रोसिन स्टेन, FPS, F10, ग्लास ट्यूब्स एंड पाइपेट। इनका क्या फंक्शन है यह हम आगे डिस्कस करते हैं। जब भी हम सीमन की या सेमिनल फ्लूइड
की एनालिसिस करते हैं तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड स्टेप में केमिकल एग्जामिनेशन एंड थर्ड स्टेप में हम करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल अपीयरेंस में नॉर्मल सीमन ग्रे वाइट कलर का होता है। ब्राउनिश सीमन इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द सीमन in case of any infection. Yellow semen associated with drugs. Appearance में सबसे पहले हमने कलर को ऑब्जर्व किया, नंबर 2 पे हम वॉल्यूम को ऑब्जर्व करेंगे। एजुकुलेटेड सीमन का नॉर्मल वॉल्यूम होता है 2 to 5 ml ऑफ 5 ml से अगर वॉल्यूम कम हो या वॉल्यूम ज़्यादा हो, दोनों कंडीशन एबनॉर्मल होती हैं which are associated with infertility. फिजिकल एग्जामिनेशन के थर्ड स्टेप पे है लिक्विफिकेशन या विस्कोसिटी। जब एजुकुलेट होता है तो वो बहुत थिक होता है। हम सेमन को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देते हैं लिक्विफाई होने के लिए, जिसका नॉर्मल टाइम होता है 15 to 30 मिनट्स। नॉर्मल सेमन 15 to 30 मिनट्स के अंदर वाटरी फॉर्म में आ जाता है, जिसको ड्रॉपर से उठा के स्लाइड के ऊपर डालते हैं तो वो वाटरी फॉर्म में ड्रॉप्स डिस्क्रीट होते हैं। एबनॉर्मल और फ्लूइड थिकनेस, एबनॉर्मल विस्कोसिटी या सीमन थिकनेस किस वजह से होता है? उनके अंदर हाई म्यूकस कंटेंट हो, ठीक है, ग्रेटर द 2 सेंटीमीटर थ्रेड्स पाए जाएं, या हाई होने का एक रीज़न होता है एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़। अगर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से भी सीमन थिक रहता है, या फिर ओलिगो एस्थेनोस्पर्मिया यानी कि डिक्रीज कंसंट्रेशन एंड मोटालिटी ऑफ स्पर्म की कंसंट्रेशन और मोटालिटी जब कम हो जाती है, उस कंडीशन में भी थिकनेस या विस्कोसिटी हाई होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम केमिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। केमिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम पीएच को डिस्कस करें। सीमन का वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, जिसकी पीएच होती है 7.2 से 7.8 तक, जिसको हम नॉर्मल जो यूरिन टीआर के लिए हम स्ट्रिप यूज़ करते हैं उसके ऊपर पीएच मेंशन होता है, हम उससे चेक कर सकते हैं। अगर सीमन की पीएच 7.2 से कम होगी तो इट इंडिकेट्स के सेमिनल वेसिकल्स में कहीं एबनॉर्मैलिटी है, जिसकी वजह से पीएच एसिडिक की तरफ जा रही है या पीएच 7.2 से कम हो रही है। अगर सीमन की पीएच 7.8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कहीं इन्फेक्शन है, या फिर सीमन का सैंपल पुराना हो चुका है। यानी कि जब भी हम सेमन का सैंपल रिसीव होता है तो उसको विदिन 1 आवर परफॉर्म करना होता है, क्योंकि उसके अंदर मौजूद स्पर्म सेल 1 आवर डेड हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर सैंपल पुराना है तो उसकी पीएच भी हाई हो जाती है। एंड एग्जामिनेशन में नंबर 1 पर था पीएच और नंबर 2 पर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज स्पर्म्स के लिए एनर्जी की मेन सोर्स होती है। यूजुअली सीमन के अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। सिर्फ उस कंडीशन में फ्रक्टोज एब्सेंट होता है जब सीमन एजोस्पर्मिया हो। एजोस्पर्मिया मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म सेल। जब एक भी स्पर्म सेल नहीं होता उस वक्त फ्रक्टोज नेगेटिव होता है। जब भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी स्लाइड के अंदर या जिनके सीमन के अंदर एक भी स्पर्म सेल नहीं होता, उसको फाइनल रिपोर्ट करने के लिए हम ज़्यादातर उन्हीं पेशेंट्स का फ्रक्टोज टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब स्पर्म सेल ना होने की 2 रीज़न्स होते हैं। एक तो
के स्पर्म्स की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, और सेकंड रीज़न है कि कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अब ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर हो सकती है, या तो एजिकुलेटरी डक्ट में हो सकती है, या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी सेमिनल वेसिकल में, या वॉस डेफरेंस में। अच्छा, अब फ्रक्टोज का टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं। हम ग्लास ट्यूब ले लेते हैं जिसमें हम 2 ml सेल्वेनॉफ्स रिएजेंट ऐड करेंगे और 2 ड्रॉप्स ऑफ सिम 30 सेकेंड्स के लिए फ्लेम पर हीट करेंगे। अगर कोई कलर अपीयर नहीं होगा, इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ फ्रक्टोज। अगर ऑरेंज रेड कलर अपीयर हो जाता है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंट ऑफ फ्रक्टोज। इसके बाद हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सीमन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले टोटल सेल काउंट करते हैं। नॉर्मल जो काउंट होता है स्पर्म सेल का, वो होता है 20 to 250 मिलियन पर ml स्पर्म सेल। टोटल सेल काउंट हम न्यूबॉर्न चैम्बर के थ्रू करते हैं, इसके ऊपर मैं अलग लेक्चर अपलोड करूंगी। उसके बाद मोटालिटी टेस्टिंग। मोटालिटी में हम चेक करते हैं कि एक्टिव सेल कितने होते हैं। एक्टिव जो होते हैं उनकी बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, और एक्टिव का काउंट नॉर्मली ग्रेटर देन 40% होना चाहिए। उसके बाद स्लगिश में मूवमेंट कम होती है, और डेड में कोई मूवमेंट नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट हम 3 स्लाइड्स बनाते हैं सीमन की, और तीनों के अंदर हम 3 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर 100 सेल काउंट करेंगे, जिसमें हम काउंट चेक करेंगे कि एक्टिव कितने हैं, स्लगिश कितने हैं और डेड कितने हैं। ठीक है, उसका फिर हम तीनों का एवरेज निकाल के हम अपना काउंट कंप्लीट करेंगे 100%। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। सेम इसी तरह हम 3 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हम नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल काउंट करेंगे। ठीक, उसके बाद है वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड एपिथेलियल। इन किसी भी इन्फेक्शन में आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का काउंट हाई होगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर हम 1 ड्रॉप ऑफ सीमन डालेंगे और उसको हम कवर कर देंगे कवर स्लिप से। उसके बाद हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे 40x पर।